हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम अबोहर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज्ञानम अबोहर ने आपके एरिए मास्टर कैडर और ईटीटी के बैच शुरू किए हुए हैं। तो मास्टर कैडर के बैच के अलावा जो ईटीटी का बैच शुरू किया हुआ आपका, उसमें एक आपके जो सिलेबस के अंदर हिंदी का टॉपिक है, अलग से हिंदी से दिया हुआ है। तो हिंदी की जो क्लास है आपकी आज फर्स्ट क्लास रहेगी और हिंदी की जो फर्स्ट क्लास है उसको मैं आपको यहाँ पे टीच करने वाला हूँ। तो हिंदी जो आपका टॉपिक है उसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में आपको बताए गए होंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी है। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज कर रहे हैं या कोई भी भाषा कर रहे हैं तो उसको सीखने के लिए जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जिन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए तो वो चीज़ों की जानकारी आपको यहीं से स्टार्ट में मिलेगी। और आज हमारा ईटीटी का जो पहला ही लेक्चर है हिंदी का लेक्चर है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही इसमें आपकी बेसिक जो नॉलेज है हिंदी की वहीं से शुरू करूँगा कि स्टार्ट कैसे लेना है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो पहला टॉपिक है, अगर हम कहें कि कोई भी हमें भाषा सीखनी है तो उसको सीखने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, अगर कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग का टॉपिक होता है वो कौन सा होता है? वर्ण विचार का। वर्ण विचार कोई भी भाषा का सबसे पहला टॉपिक होएगा अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो। वर्ण क्या होता है? वर्ण जैसे कि इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट। जैसे कि हमने क लिख दिया, ख लिख दिया, ग लिख दिया, घ लिख दिया, च, ट, त, प, कुछ भी लिख दिया, ये सारे क्या हैं? अल्फ़ाबेट जो है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। परंतु इससे पहले भी क्या आता है? देखो कि लिखने से पहले हम क्या करते हैं? बोलते हैं। तो बोलने का मतलब कि मुख से हमारे कोई ना कोई क्या है? ध्वनि या आवाज़ क्या है? पैदा होती है। इनके पीछे दो तीन चीज़ें आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जो कि आपसे पूछ सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है पेपर में। एक तो वर्ण को लेके आती है कि वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है, ठीक है? वो पूछेगी कि वर्ण भाषा की कौन सी इकाई है। तो उससे पहले कि अगर वर्ण वो लिखित रूप में हमने क, ख, ग, घ लिखा है तो उससे पहले क्या आती है? ध्वनि। उससे पहले क्या आएगी? ध्वनि। यानी कि अगर कोई बात हमें समझानी है या कोई भी चीज़ पढ़ानी है, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वो क्या है? हमारे मुख से कोई भी आवाज़ उच्चारित होगी, कोई ध्वनि पैदा होगी। जब हम कोई ध्वनि पैदा हो जाती है तो उस ध्वनि को हमने सुरक्षित करने के लिए क्या किया था? उसके लिखित चिन्हों का सहारा लिया है और वो ही लिखित चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि क्या है? आवाज़ है केवल। परंतु जब ध्वनि को हमने उसको एक व्यवस्थित समूह के बारे में बात करेंगे, ध्वनि को एक रूप दिया है हमने अलग से उसको सुरक्षित करने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब एक चीज़ कॉमन चीज़ दोनों में आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है? अगर तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो जैसे कि अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, पैदा होते ही क्या वो इन वर्णों को बोलना शुरू कर लेता है? नहीं करता है। कि स्टार्टिंग के अंदर वो क्या करता है? आ कैसे करके कोई भी आवाज़ें निकालता है। तो स्टार्टिंग के अंदर वो क्या है? उसका गला इतना कोई व्यवस्थित नहीं होता है कि वो इन वर्णों का उच्चारण कर सके। तो वो क्या करता है? सिर्फ ध्वनि ही बोलता है, कोई भी ध्वनि बोल सकता है। परंतु धीरे धीरे जैसे कि हम बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तो उसको स्कूल्स में भेजते हैं। स्कूल में भेजने के बाद वो उसको क्या है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बुक्स आती हैं, उनमें बुक्स में डॉट्स लगे होते हैं और उसी के ऊपर बच्चे को क्या करना होता है? पेंसिल चला के लिखना होता है। तो क्या है कि पहले वो क्या चीज़ का उच्चारण करता है? ध्वनि का उच्चारण करता है, उसके बाद में वर्णों के ऊपर आता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में कौन सी है, तो कौन सी आएगी? ध्वनि। अगर पूछ लें भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी आएगी? वर्ण। ये याद रखना है, इकाई की बात हो रही है, यूनिट की बात हो रही है कि सबसे छोटी चीज़ क्या है भाषा के अंदर। तो भाषा के अंदर सबसे छोटी चीज़ ध्वनि, उसके बाद कौन सी आएगी? वर्ण। एक और चीज़ इसके बाद में जो आपसे ज़्यादातर पेपर में एग्जामिनर पूछते हैं कि भाषा की अर्थवान इकाई कौन सी है। या तो ये लिखा होता है या पूछ लेते हैं सार्थक इकाई कौन सी है, सार्थक या अर्थवान। अब जैसे मैंने वर्ण लिखे थे, क लिखा था, च लिखा था, ट लिखा था, म लिखा था, क्या इनके कोई अर्थ हैं हमारे पास? इनके हमारे पास कोई भी अर्थ नहीं है। ये सिर्फ हमारे पास वर्णों के रूप में है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
वो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाषा की अर्थवान इकाई। सार्थक और अर्थवान एक ही है। सार्थक मतलब स अर्थ, मतलब अर्थ के सहित। अब इनमें तो कहीं अर्थ है ही नहीं। जब हम बात करते हैं अर्थवान इकाई की, तो जब जैसे वर्ण लिखी हैं, जैसे क, ल और म, ये क्या है हमारे पास अलग अलग 3 वर्ण हैं। अगर मैं इन्हीं को इकट्ठा कर दूं और एक इकट्ठा करके एक लिख दूं एक शब्द के रूप में, तो वो क्या बन जाएगा? कलम। कलम मतलब कि अब ये शब्द बन चुका है पूरा हमारे पास। अब कलम का क्या है, हमें पता है कलम में लिखने वाली कोई पेंसिल को कहते हैं, उसे हम कलम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास क्या आ गया? उसका अर्थ आ गया। तो मतलब जब वर्णों को इकट्ठा करके हम एक उसका समूह बना देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? शब्द। और शब्द भाषा की कौन सी इकाई में आएगा? अर्थवान इकाई में। क्लियर? अब यहाँ पे कमल लिखा था मैंने, यहाँ पे मैं कमल लिख देता हूँ, कमल, कमल। अब यहाँ पे शब्द में लिखा है कमल। अब ये आपको पता नहीं है कि कमल एक फूल का नाम है या कमल किसी व्यक्ति का नाम है। इन दोनों में भी कन्फ्यूजन है अभी। अर्थवान इकाई तो हो चुकी है हमारे पास कि इसका अर्थ तो निकलता है, परंतु अभी इसका एग्जैक्ट अर्थ नहीं पता हमें कि इसका एग्जैक्ट अर्थ ये कमल एक व्यक्ति का नाम है या फूल का नाम है। तो जब हम कह दें कि हमें अपने उद्देश्य को समझाना हो या अपनी बात को प्रकट करना हो, हिंदी में उसे मंतव्य भी कह सकते हैं हम, कि जब हम अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब मंतव्य या उद्देश्य को स्पष्ट करना है, या हम कहें कि पूर्ण इकाई, कि जिससे पूर्ण इकाई मतलब कि जिससे कोई भी जो शब्द बोला जा रहा है उसका पूर्ण बोध हो जाए कि वो किस चीज़ का बोध करवा रहा है हमें। अब मैंने यहाँ पे कमल लिखा था। अब देखिए मैं यहाँ पे कमल का एक वाक्य बना देता हूँ। कमल सुंदर फूल है, और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया कमल अच्छा लिखता है। अब दोनों ही वाक्यों में क्या है, हमें पूर्णतः पता लग रहा है कि इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है। पहले में देखिए क्या है कि कमल सुंदर फूल है, मतलब किसकी बात हो रही है? एक फूल की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे कमल किसके लिए प्रयोग हुआ? फूल के लिए प्रयोग हुआ। दूसरे कमल में क्या है? कमल अच्छा लिखता है। यहाँ पे कमल फूल न होकर क्या है? एक व्यक्ति है। मतलब ये दोनों चीज़ों में क्या है? डिफरेंस क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये एक कमल फूल का नाम था, ये एक व्यक्ति का नाम था। तो यहाँ पे देखिए जो बात हम कहना चाहते हैं, मतलब कि हमारे कहने का उद्देश्य क्या था। पहले हमने सिर्फ लिखा था कमल का एक अर्थ, कि अर्थवान इकाई सिर्फ शब्द थी। अब हमें अर्थ को स्पष्ट कर दिया कि वो जो शब्द लिखा गया वो किसके लिए लिखा गया, मतलब कि वो क्या है? पूर्ण इकाई है। वो हमें पूरा उद्देश्य बताता है कि जो हमने शब्द का प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है। तो ये भाषा की कौन सी इकाई होगी? पूर्ण इकाई, या हम कह दें मंतव्य या उद्देश्य स्पष्ट करने वाली इकाई। तो ये इकाइयाँ आपसे पेपर में ज़्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अगर सीधा ही आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण है। अगर भाषा की वो पूछते हैं मौखिक रूप में छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है, क्योंकि सबसे पहले ध्वनि होती है। ध्वनि का ही सार्थक रूप क्या कहलाता है? हमें वर्ण है। फिर लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई, तो वो कौन सी आएगी? वर्ण। फिर सार्थक इकाई यानी कि जो अर्थ स्पष्ट करे वो शब्द, और जो पूर्ण इकाई या उद्देश्य या मंतव्य को स्पष्ट करती है तो वो क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर याद रखनी है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस और कैसे कैसे आती हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ण का। ध्वनि के बारे में मैंने बता दिया कि ध्वनि क्या होती है। तो हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं वर्ण के ऊपर, कि वर्ण क्या होता है। वर्ण के बारे में अभी बताया कि जो ध्वनियाँ हम बोलते हैं उन्हीं को ही लिखित रूप में लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ट, म, ल, ये सारे क्या हैं? वर्ण है। वर्ण अकेले यही वर्ण कहलाएंगे या इससे और? जैसे कि हम स्वर लिख देते हैं अ, आ, ई, ये भी क्या है? वर्ण की ही कैटेगरी में आएंगे। अब एक चीज़ जो ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे दोनों चीज़ों में, कि अक्षर, कई बार ये आता है अक्षर लिखा हुआ, कि वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है? वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है? अब आप लोगों को मैं अगर इन्हीं में ही कहूँ कि इनमें आपको डिफरेंस क्लियर करना है कि इनमें वर्ण कौन सा है और अक्षर कौन सा है, तो आप यहाँ पे नहीं क्लियर कर पाओगे कि इसमें वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ आपको कि वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको वर्ण का मतलब पता होना चाहिए। वर्ण क्या होता है कि ये सबसे छोटी इकाई लिखी थी हमने पहले भी,
कि ये सबसे क्या है, छोटी इकाई है, इससे छोटा कुछ नहीं है। और दूसरा कि इसके और अधिक क्या है, हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लिखा है मैंने, अ के और टुकड़े करने हो तो क्या है, वो नहीं हो पाएंगे। आ के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ई के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। मतलब ये क्या है, इनके खंड नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ये क्या है, हमारी सबसे छोटी इकाइयाँ हैं। अगर मैं कहूँ क के टुकड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हलंत लगा है तो, अगर कै के पैर में हलंत लगा है तो वो क्या है, अपने आप में वर्ण का रूप है। अगर क के पैर में हलंत नहीं लगा तो वो क्या है, अक्षर है। क्यों अक्षर है? अक्षर क्या होता है, अक्षर का मीनिंग ही सबसे पहले पता होना चाहिए, अ प्लस शर, कि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके। मीनिंग यहाँ पे दोनों के सेम लग रहे होंगे आपके, परंतु यहाँ पे क्या होगा, अक्षर का कोई ना कोई उसके साथ में स्वर जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया एक शब्द रामायण। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि आपको रामायण में अक्षर छांटने हैं और वर्णों को छांटना है कि इसमें कितने अक्षर हैं और कितने इसमें वर्ण हैं। अब आप गिनती करोगे तो आपको क्या लगेगा, 1 2 3 4। आपने गिनती करके क्या निकाला कि 4 इसमें क्या है। अब 4 आपको ये नहीं पता, 4 निकाल तो लिए कि ये वर्ण है या अक्षर है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये वर्ण है या अक्षर है। अब इसके टुकड़े और करके देखते हैं हम कि इसको कैसे करना है। पहले रा को अलग रखो, फिर माँ को, फिर य को और फिर ण को। अब ये हमारे पास क्या है, व्यंजन का रूप है सभी का सभी। यानी कि ये व्यंजन किस प्रकार है, आपको व्यंजन आगे वाले टॉपिक आएगा उसमें समझ आएगा कि व्यंजन क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल य लिखा है तो जो स्वर होते हैं वो अ आ ई टोटल 11 ही स्वर हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, कहीं भी उनके कोई टुकड़े नहीं होते हैं, कोई सहारा नहीं लिया जाता। य क्या है, व्यंजन है। क्यों व्यंजन है, क्योंकि य बोलते तो पीछे अ की साउंड आती है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, मतलब इसके अंदर एक स्वर है और एक व्यंजन है। अब हमें यहाँ पे इनको काउंट करना है कि ये जो हमने अलग अलग ऊपर लिखी हैं तो ये क्या है। हमने यहाँ पे लिखा अक्षर के बारे में। अक्षर वो होता है कि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। मतलब हमने ये जो बना के लिखे हैं यहाँ पे 4 इनको अलग किए हैं, ये किस रूप में है, अक्षर के रूप में है। अगर इनके टुकड़े कर देंगे हम यहाँ से, मान लीजिए रा लिखा है मैंने, र को अलग किया और आ बाहर आ गया इसमें से, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो कैटेगरी जो हमने टुकड़े किए हैं, ये जो विभाजन होता है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। यानी कि टुकड़े होने के बाद उनका कोई भी बिल्कुल भी अर्थ यहाँ पे नहीं रह जाएगा। और जो ऊपर हमने लिखा था रा, मतलब इसका एक झटके से ही हम उच्चारण कर सकते हैं, परंतु ये हमने र को आधा करके और र को आ को बाहर निकाल के जो उच्चारण करना लिखा है यहाँ पे, इस चीज़ का उच्चारण नहीं हो सकता है। अब आपको इसको छांटने हो तो इसमें अक्षर कितने होंगे, 4। मतलब जो व्यंजनों के साथ लिखे गए हैं, व्यंजन जो स्वरों के साथ लिखे गए हैं, जैसे ये रा में क्या है, र प्लस आ, ये र क्या है, ये इसमें हलंत लगा हुआ है, ये भी वर्ण है परंतु व्यंजन का रूप है, और ये क्या है, स्वर है। अब माँ को अलग किया, म हलंत किया और आ बाहर आया, ये भी वर्ण हो गया। य को य अलग किया और अ बाहर आया, ऐसे ही ण को ण अलग किया और अ बाहर आया। तो कहने की बात है कि जब तक तो वर्ण के अंदर, कोई भी अल्फ़ाबेट के अंदर व्यंजन के साथ स्वर है, ठीक है, व्यंजन के साथ स्वर है, तब तक तो वो क्या है, अक्षर है। जब हम अक्षर में को विखंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसमें से स्वर को बाहर निकाल देते हैं व्यंजन के, तो वो किस में काउंट हो जाएंगे, वर्णों में। अब हम इनकी गिनती करते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 तो क्या है हमारे पास, अक्षर। और अगर वर्णों की गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या हैं, ये हमारे पास वर्ण आ जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना है, पेपर में तो वैसे नहीं पूछेंगे, परंतु अगर कई बार क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि आपको वर्णों की पूछ लें कि इसमें कितने वर्ण हैं या कितने इसमें अक्षर हैं, तो ध्यान रखना है अक्षर वो होते हैं जो कि स्वर के साथ, यानी कि जिनके साथ स्वर जुड़ा हो, जिनके साथ स्वर जुड़ा होता है व्यंजनों में, वो तो अक्षर होंगे। और जिनमें क्या है, जिन व्यंजनों में से स्वर बाहर निकल गया और उनको अलग अलग तोड़ के लिख दिया हमने, तो वो क्या बन जाएंगे, वर्ण बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे की कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर।
वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इसमें क्या है कि इसमें इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इसको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं हम। अब आगे बात करते हैं वर्ण की। वर्णमाला एक टॉपिक जो पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक होता है वर्णमाला का। तो हिंदी में हमारी जो वर्णमाला है उसमें टोटल वर्ण कितने हैं। क्वेश्चन एक सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपर के अंदर कि जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें टोटल वर्ण कितने हैं। तो टोटल आपको याद रखनी है, टोटल वर्ण कितने हैं, 52। उसमें 52 टोटल जो वर्णमाला में हमारे हिंदी की वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है। परंतु कई बार एग्जामिनर जो है वो 57 की भी ऑप्शन देता है, 58 की ऑप्शन भी देगा, आपको ध्यान रखनी है उसमें से। और कई बार आपको क्या है कंफ्यूज करने के लिए 44 की ऑप्शन भी दे देता है वो। तो इस चीज़ों में आपको यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि 57 क्यों है, 58 क्यों है, 44 क्या है या 52 क्या है। तो ध्यान रखना है कि जो हिंदी में वर्णमाला है उसमें टोटल और टोटल वर्ण कितने हैं, 52 है। अब जो वर्णमाला है जो हमारे पास, वो वर्णमाला कितने भागों में विभाजित है। जो वर्णमाला है वो कितने भागों में विभाजित है हमारे पास, 2 में। एक उसमें क्या होते हैं, स्वर और एक व्यंजन। जो वर्णमाला है उसके 2 भाग हैं, एक स्वर का है और एक व्यंजन का है। फर्स्टली हम किस पे चलेंगे, स्वर के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर होता क्या है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ छोटी सी, कि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ आ जाएगा उसमें कि क्या होता है। मान लीजिए ये आपका गला है, ये वाला भाग क्या है, आपका गला है, और ये आपका क्या है, मुंह वाला भाग है, यहाँ वाला, ठीक है। अब मुंह से लेके गले तक, मुंह से लेके गले तक जो भाग है उसमें हमारे कुछ स्थान निर्धारित किए हुए हैं। वहीं से क्या है हमारी भाषा, जो आवाज़ जो है वो पैदा होती है। जो गले वाला ये वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कंठव्य। इसे क्या बोला जाता है, कंठव्य। गले से जो कंठ के ऊपर वाला जो भाग होता है इसे क्या बोला जाता है, तालव्य। और उससे थोड़ा ऊपर वाला भाग को हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य। यहाँ पर दंत्य, और ये वाला भाग हम क्या कह देते हैं, ओष्ठ्य। आप अपने गले में इन चीज़ों को महसूस कर सकते हो कि मान लीजिए ये आपका गला है, ये वाला पार्ट जो मैं कह रहा हूँ, ये वाला क्या है, हमारा गला है। गले से ऊपर वाला जो कठोर भाग होगा आपको दिखाई तो नहीं देगा, महसूस कर सकते हो जीभ से कि वो कौन सा भाग होगा, तालव्य भाग होता है। उसके ऊपर वाला भाग कौन सा है, मूर्धा वाला भाग होता है, वो कोमल तालु बोलते हैं उसको। उससे ऊपर हमारे दांत आ जाते हैं, और दांत के बाद में ओष्ठ आ जाते हैं, मतलब होंठ आ जाते हैं। इन 5 स्थानों से ही क्या है हमारी आवाज़ पैदा होती है। परंतु जब हम स्वर की बात कर रहे हैं, स्वरों में क्या है, इन 5 का कहीं भी कोई सहारा नहीं लिया जाता है, मतलब कि इनमें इनका कोई योगदान नहीं है। स्वर क्या है, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि अपने आप में ये फ्री हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ना ओष्ठ की ज़रूरत, ना दंत्य की, ना मूर्धा की, ना तालु की, ना कंठ्य की, इसकी किसी भी चीज़ की ना ज़रूरत नहीं है। तो इसी के पीछे एक राइटर हुए हैं बहुत बड़े हिंदी के अंदर, पतंजलि। पतंजलि ने परिभाषा दी थी, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा कहने का मतलब है कि जो स्वर हैं वो अपने आप में राज करते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं, वो किसी का सहारा नहीं लेते हैं। तो ये पतंजलि की दी हुई परिभाषा है। इसी परिभाषा के अनुसार हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और इसमें जो जीभ है उसको कहीं भी क्या है, रुकावट नहीं होती है। मतलब जो जीभ है उसकी कहीं भी रुकावट नहीं होती, मतलब ना वो तालु को स्पर्श करेगी, ना वो मूर्धा भाग को, ना वो दंत्य को, ना ओष्ठ को, ना कहीं किसी और भाग को। तो वो बिना स्पर्श किए, बिना रुकावट के क्या है, उसमें से जो आपके हवा की जो गति होती है, या वायु की जो गति होती है, वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। तो स्वर को हम क्या कहेंगे कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं, और इसमें जीव की जो कहीं भी रुकावट या घर्षण या स्पर्श नहीं होता है, और ये जो हवा जो होती है वो हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। तो स्वरों की बात करते हैं सबसे पहले कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से हैं। स्वरों की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग जब हम हमारी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्लास से हमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से आती होंगी। तो देखिए अ, आ, ई, उ, री भी आता है। उसके आगे बात करेंगे ए, ऐ,
ओ औ और री। और आप लोगों ने शायद पहले वाली क्लासेज में दो और पढ़े होंगे, एक अंगा और एक अहा। इन दोनों की बात हम बाद में करेंगे। अगर क्वेश्चन जो एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या कितनी है, तो अगर स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो संख्या कितनी है 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है 11। और कहाँ तक है वो, सिर्फ री तक। ये अंगा और अह जो हम लिखते हैं ये क्या है, ये अलग हैं, इनकी हम बाद में ही बात करेंगे। तो अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और री, ये क्या है, टोटल 11 हैं। और ये 11 के 11 क्या है, इनकी संख्या निर्धारित की गई है। कई कई जगह आपको 13 मिलेगी, परंतु जो सही मायने में संख्या है वो कितनी है, 11 है। अब कई बार पूछ लेते हैं मात्राएं कितनी हैं, तो कई बार वो मात्राएं भी पूछ लेते हैं कि स्वरों की हमारे हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं। तो मात्राएं आप गिन सकते हो कितनी हैं, कि आप कहोगे सर 11 स्वर हैं और 11 ही मात्राएं होंगी। नहीं जी, अ जो होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है। जैसे कि हमने लिखा है क लिखा, मैंने का लिख दिया, ई की मात्रा लगानी है तो इधर छोटी ई की मात्रा आ गई, फिर हमने यहाँ से उठाया ये बड़ी ई की मात्रा आ गई, फिर ये छोटे ऊ की मात्रा आ गई, इसी को हटा के हमने यहाँ से किया बड़े ऊ की मात्रा है, इसी को हटा के यहाँ से ये ए ये वाला, इसको जब छोटा ए बोलते हो, ये छोटा ए नहीं है, वैसे ये छोटा हो है जरूर, परंतु इसको छोटा ए नहीं बोलेंगे हम, ये ए है। अगर 2 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ए। फिर इसके बाद में ओ, और जैसे हमने यहाँ पे क को लेके कर रहे थे को, इसके बाद में 2 लगाई तो ये कौन सी आ गई, औ की। री की मात्रा होती है, ये जो कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा, री की ये मात्रा होती है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो उच्चारण है, बहुत से लोग जो मैंने देखे हैं इसका उच्चारण क्या करते हैं, गलत करते हैं। कैसे करते हैं गलत? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है, आप लोग जो ज़्यादातर इसको बोलते हो, क्या बोलते हो, ग्रह कार्य। इसको क्या बोलते हो, ग्रह कार्य बोलते हैं। परंतु इसमें मात्रा देखिए कौन सी लगी हुई नीचे, ये री की मात्रा लगी हुई है, री की साउंड देती है जी। री मतलब इसको क्या बोलेंगे, गृही कार्य, गृही कार्य बोला जाएगा, ना कि ये ग्रह कार्य बोला जाएगा। देखिए पेपर में आपसे कोई साउंड नहीं पूछेगा कि इसकी कौन सी साउंड है या कैसी साउंड है, आपको उसका लिखा हुआ लिखित रूप ही मिलेगा, आपको उसको टिक करना होगा। परंतु फिर भी अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हो, एक प्राइमरी एजुकेटर हो आप, तो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन से ही बच्चे का बेस बनना स्टार्ट होता है। अगर हम ही वहाँ पे गलतियाँ करेंगे या टीचर हमारा ये गलती करता है, तो क्या है, बच्चे आगे तक जो उनका फ्यूचर है वहाँ तक वो गलतियाँ करेंगे उन चीज़ों को लेकर। तो उसके पीछे जो आपका सबसे बड़ा दोष हो जाता है, वो टीचर पे सारा दोष निकाल देते हैं कि भाई टीचर ने हमें ऐसा पढ़ाया था, हमें तो यही चीज़ें पढ़ाई गई थी। तो अगर आपका उच्चारण जितना सही होगा तो उतना ही उच्चारण किसका है, स्टूडेंट का भी आगे वाले का सही होगा। तो ये क्या है, गृही कार्य है, ना कि ग्रह कार्य। ग्रह तो वो होते हैं जो हमारे सौर मंडल में हैं, वो क्या है, वो ग्रह है, और ये क्या है, गृही है। वैसे ही एक ये लिखा जाता है मात्र, इसको भी क्या बोलते हो आप लोग, मात्र बोलते हो। हम कहते हैं ना ये हमारी मातृभाषा है। मात्र जो है वो तो ऐसे डलता है, अगर हम मात्र की बात करें तो मात्र में ये वाला मात्रा आएगा, त्र, ये क्या है, री की मात्रा लगी है, तो ये कौन सा आएगा, मातृभाषा। ये भी मातृभाषा में आएगा, मातृभाषा नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें भी किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, इसमें भी री की मात्रा है। तो मात्राओं की बात करूँ तो मात्राएं कितनी हैं, टोटल 10। स्वरों के अंदर जो मात्राएं होती हैं वो टोटल 10 हैं, और स्वर जो है टोटल कितने हैं, 11 हैं। अब हम इन्हीं स्वरों को लेकर बात करते हैं कि जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब आप स्वरों को देखिए कितने प्रकार के होते हैं स्वर, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो सामान्य दृष्टि से हम अगर बात करें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले उसमें प्रकार आएगा मूल स्वर, या हम इसको दूसरा कह सकते हैं ह्रस्व स्वर, या आप इसको लघु स्वर भी कह सकते हो। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। अब मूल का अर्थ क्या है, मूल का अर्थ है कि जो हमारे मूल मतलब कि वो स्वर जिनसे बाकी आगे वाले स्वर बने हुए हैं, मतलब उन मूल स्वर मतलब ह्रस्व हैं, लघु हैं, कि वो सबसे छोटे हैं, उनसे छोटा और कुछ भी नहीं है। अब देखिए कौन से हैं ह्रस्व स्वर, इनमें से छांट लीजिए ऊपर वालों में 11 में से कौन कौन से हो सकते हैं।
एक तो अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये क्या है हमारे मूल स्वर आते हैं। और संख्या भी कई बार पूछ सकते हैं, तो संख्या याद रखनी है आपको। संख्या कितनी है? 4। तो ह्रीसव स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर ये सेम ही रहेंगे, इनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मतलब लघु स्वर से क्या होंगे? थोड़े से बड़े होंगे, यानी कि इनसे बड़े जो स्वर हैं वो कौन से हैं? अब अ से बड़ा क्या है? आ। ई से बड़ा क्या है? बड़ी ई। उ से बड़ा उ। तो ये क्या है? हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब ये दीर्घ बने कैसे हैं भाई? हमें कैसे पता लगा ये दीर्घ हैं या ये वाले दीर्घ नहीं हैं? तो दीर्घ बनाने के पीछे भी एक क्या है, एक नियम बनाया गया था कि इनको हमने कैसे बनावट की इनकी। अब आ को जो बनाया गया तो अ और अ को जोड़ा गया, यानी कि जब दो अ आपस में जोड़े गए तो वहाँ पे क्या बना? आ बना। इसी प्रकार ई जो है, अब ई देखिए यहाँ पे हमारे पास मूल स्वर लघु स्वर में ई था एक। जब हमने ई को और दोनों ई यानी कि छोटी छोटी दोनों ई इकट्ठी की तो क्या बनाई? बड़ी ई बनी। वैसे ही ऊ की बात करें, ऊ और ऊ जोड़ा तो क्या बना? बड़ा ऊ बना। तो मतलब क्या है कि जब दो दो स्वरों को जोड़कर आपस में बनाया गया और दोनों के दोनों क्या हैं? समान स्वर हैं, मतलब अलग अलग नहीं है, तो वो कौन से स्वर बने? दीर्घ स्वर। इनको दीर्घ स्वर को एक और नाम भी दिया जाता है, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर का मीनिंग समान जाति के, इसमें ध्यान रखना है, समान जाति। अब जाति मतलब कास्ट नहीं है हमारी, जाति मतलब हमारे एक जो हमने यहाँ पे देखो दो चीज़ें बनाई हैं अलग अलग, कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं, इनमें कैटेगरी बना सकते हैं। मतलब ये जो दो वर्ण दिए गए हमारे, एक अ और इधर वाला अ, दोनों के दोनों क्या हैं? समान है, अलग अलग नहीं है। तो ये दोनों समान होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? सजातीय स्वर। आगे नेक्स्ट पे बात करते हैं हम, तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं हमारे पास? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को हम और क्या कह सकते हैं? इनको हम विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर मतलब विजातीय स्वर। अब देखिए कौन कौन से रह गए। ह्रीसव के अंदर हमने कौन कौन से डाले हैं? अ, ई, उ और री। दीर्घ के अंदर आ, ई, उ। अब बचे कौन से हमारे पास में? ये वाले 4, यानी कि ए, ऐ, ओ और औ। अब ये 4 जो हमारे पास बचे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? संयुक्त स्वर में आएंगे। पहले देखिए कि संयुक्त का मीनिंग क्या होता है। संयुक्त का मीनिंग क्या होता है? जोड़ना। संयुक्त का वैसे मीनिंग क्या होता है? जोड़ना। अब आप अगर आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर संयुक्त में तो ये भी हैं, क्योंकि जुड़े तो ये भी हैं, जुड़े जरूर हैं, परंतु संयुक्त में क्या है कि ये दोनों विजातीय है। विजातीय का मतलब क्या है? भिन्न भिन्न, कि ये दो भिन्न भिन्न स्वरों से जुड़कर बने हैं। दो भिन्न भिन्न स्वरों से जुड़कर बने हैं। कैसे बने दो भिन्न भिन्न? अब हमने ए लिखा है यहाँ पे, एक तो आपको अ और एक ई। जब अ और ई को जोड़ा विद्वानों ने तो उसको क्या बनाया उन्होंने? ए। अ और ई को जोड़ा तो क्या बना? ए। ये ध्यान रखना है, ये मैंने घर से नहीं जोड़े हैं, ये हमारी बुक्स में दिए गए हैं। और एक जो चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी को शायद आपको बच्चों को नहीं पता होगी, तो हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि विश्व की इतनी भी भाषाएं हैं उनके अंदर इसे साइंटिफिक लैंग्वेज माना गया है, मतलब एक वैज्ञानिक भाषा माना गया है। इसे वैज्ञानिक लिपि भी माना गया है। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि और हिंदी भाषा को एक वैज्ञानिक भाषा, साइंटिफिक भाषा माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जो हिंदी भाषा जो है उसमें हर एक चीज़ उसी तरह से दी गई है जैसी वो बात करते हैं। मतलब अगर उन्होंने कहा है कि इसको ऐसे जोड़ा गया है, उसको जोड़ने के पीछे उन्होंने नियम भी बताए हैं। अगर उन्होंने कहा है कि ये इसमें दोष है तो उसके दोष भी बताए गए हैं। जो जैसा बोला जाता है हिंदी में वो वैसा ही लिखा जाता है, इसमें कोई भी इधर उधर की दो राह नहीं है।
तो बहुत सी चीज़ें हैं हिंदी के अंदर जो उसको वैज्ञानिक तौर पे ठीक ठहराती है कि इसमें ये क्या है, वैज्ञानिकता है, इसी वजह से वो वैज्ञानिक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ए जो है वो किसको जोड़ के बनाई गई है, अ और ई को जोड़कर क्या बनी थी, ए बनी है। अगर ए की बात करें, ये आप जो बोलते हो ए बोल देते हो, इसको ऐसा नहीं बोला जाता है, इसको ये ए है तो ये ए है। अब ए इसका बोलने का कारण क्या है, अब ए मतलब अ इसमें भी जुड़ेगा, ए हमारे पास पहले बन चुका है, तो आपने यहाँ पे क्या रख लेना है, ए को। मैंने घर से कुछ भी नहीं बनाया, कई बच्चे सोच रहे हो या उनको बोरियत लग रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि जब अ और ई जुड़ा तो ए बना। अब अ हमारे पास पहले से ही मूल स्वर में है, परंतु जब इसमें हमने जो ए बना था पहले उसको जोड़ा तो वो क्या बना, ए। अ और ए को इकट्ठा बोल के देखोगे तो कौन सी साउंड आएगी, ए की साउंड आएगी। वैसे ही ओ की बात करें तो अ प्लस उ, अ प्लस जब छोटा उ जोड़ा गया तो क्या बना, ओ। अ प्लस जब उ जुड़ा तो क्या बना, ओ। और वैसे ही इसमें जब अ बन है पहले का ही और ओ बना हुआ है तो इसमें कौन सी साउंड आएगी, औ की। ये ए ओ औ। तो ये देखिए यहाँ पे ये अ है, ये ओ है, तो ये कौन सा साउंड देगा, औ की साउंड देगा। अब हमने यहाँ पे लिखा विजातीय स्वर, कौन सा लिखा है हमने यहाँ पे, विजातीय स्वर। अब विजातीय क्यों हुए और ये सजातीय क्यों थे, सजातीय में क्या था, ये दो समान जाति के थे, मतलब दोनों समान थे, तीनों के तीनों। अब ये विजातीय क्यों हो गए, अब विजातीय आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अ है, इसके समान वर्ण यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पे उससे अलग वर्ण है। और मैंने ऊपर क्या लिखा यहाँ पे कि इनमें दोनों भिन्न भिन्न, मतलब दोनों अलग अलग वर्ण होंगे। जो स्वर है यहाँ पे ये भी अलग है और ये भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें अ है, इसमें उ है, इसमें अ है, इसमें ओ है। तो यहाँ पे क्या है, चारों के अंदर जो है वो भिन्न भिन्न स्वरों से जुड़ के बने हैं, तो इस वजह से क्या नाम दिया गया है, विजातीय स्वर। तो ये हमारा स्वरों का कौन सा वर्गीकरण कहलाता है, सामान्य वर्गीकरण कहलाता है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम जीभ के आधार पे, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे, जीभ के आधार पे हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं मात्रा के आधार पे। मात्रा का मीनिंग क्या होता है, मात्रा का मीनिंग यहाँ पे हम कह सकते हैं समय, किसी भी बुक्स में नहीं दिया गया होगा अलग से। अब समय मतलब उच्चारण में लगने वाला समय, समय कौन सा, उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है हमारा, उसको क्या कहेंगे हम, मात्रा कहेंगे। कि जब हम स्वरों को बोलते हैं, बोलते वक्त उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना समय लग रहा है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मात्रा कहलाती है। अब इसके आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण करें तो उसमें कितने प्रकार के आएंगे, उसमें 3 प्रकार के स्वर आते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। अब हमने सामान्य वर्गीकरण किया पहले, जो सामान्य वर्गीकरण में क्या था, कौन कौन से हमने ह्रस्व कैटेगरी में रखे हैं, एक तो अ को रखा, एक ई को रखा, उ को रखा और एक री को, और एक हमने किसको रखा, री को। तो वो ह्रस्व स्वर थे, मतलब वो मूल स्वर है, सबसे लघु स्वर हैं। तो यहाँ पर भी कौन से आएंगे, वही वाले, एक अ, ई, उ और री, अ, उ और री, ये कौन सी रहेंगे हमारे पहले वाले जो ह्रस्व स्वर थे, वो भी सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, ह्रस्व स्वर ही रहेंगे। परंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं मात्रा की, कि मात्रा या समय, तो जो ह्रस्व स्वर हैं उनको बोलने में कितना समय लगता है, तो इनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, मतलब 1 ही मात्रा का समय लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और 1 मात्रा का समय लगने के कारण इसको एक साइन या एक हम कह दें सिंबल दिया गया है। इसका सिंबल कौन सा होता है, वो वाला आई का। ह्रस्व के लिए आई का साइन प्रयोग किया जाता है। अब ये साइन कहाँ पर प्रयोग होते हैं, इसके डेप्थ में जाने की हमें वैसे ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी अगर आप टीचर हो इस लाइन के तो आपको पता होना चाहिए कि आई जो साइन है, या हम कहें कि आगे वाले जो आने वाले हैं उनकी जिस साइन की बात की जा रही है, वो साइन कहाँ प्रयोग किए जाते हैं।
साइन मैं आपको आगे वाले में बताता हूँ कि साइन कहाँ प्रयोग होते हैं, परंतु अभी आपको ये ध्यान रखना है हरीसव जो है वो सबसे लघु, जो छोटे हैं उनमें एक मात्रा का समय लगता है, मतलब एक मात्रा का समय। ठीक है। नेक्स्ट दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में कौन कौन से आएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले जो सामान्य तौर पे किए थे उसमें आ को दीर्घ में रखा था, ई को और ऊ को, इनको हमने दीर्घ कैटेगरी में रखा था। और जो बचे थे हमारे पास ए, ऐ, ओ और औ, इनको हमने संयुक्त की कैटेगरी में रखा था। परंतु जब हम मात्रा के आधार पे बात कर रहे हैं तो मात्रा के आधार पे हम इनको दीर्घ में रखेंगे सभी को। इन चारों के अलावा जितने भी हमारे पास 7 स्वर जो बचेंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, दीर्घ की कैटेगरी में आएंगे। मतलब आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये किस कैटेगरी में आएंगे, दीर्घ की कैटेगरी में आएंगे। अब इनको देखिए हमने बनाया कैसे था, कैसे बनाया था। आ को हमने कैसे बनाया था कि अ प्लस अ, कि अ और अ जुड़ा था तो क्या बना था, आ बना था। हरीसव में हमने अ को किस कैटेगरी में रखा है, हरीसव में रखा, मतलब एक मात्रा के समय में, एक मात्रा का समय, तो एक मात्रा का समय तो यहाँ हो गया। ठीक है। और एक ओ और जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो कितनी मात्राएं होंगी यहाँ पे, एक और एक, 2 मात्राएं। तो दीर्घ में कितनी मात्राओं का समय लगेगा, 2 मात्राओं का। दीर्घ में कितनी मात्राओं का समय लगेगा, 2 मात्राओं का, क्योंकि ये जितने भी हमने जो यहाँ पे स्वर लिखे हैं आ से लेके औ तक के, इनमें सभी में क्या था कि 2-2 वर्ण जुड़े हुए थे। फॉर एग्जांपल ए, अब हमने अ और इसमें क्या जोड़ा था, ई जोड़ा था, तो इसमें कितनी मात्राओं का समय हुआ, इसमें भी 2 मात्राओं का समय। मतलब क्या है कि इनमें कितनी मात्राओं का समय है, दीर्घ हरीसव से दुगना समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है। इसके लिए जो साइन का प्रयोग करते हैं हम, वो कौन सा होता है, एस टाइप का एक साइन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। एस टाइप का साइन हम दीर्घ के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पलुत की। पलुत स्वर देखिए, पलुत क्या होता है, ये पलुत जो स्वर है वो केवल संस्कृत भाषा में ही ज़्यादा प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा में इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन है, हिंदी में हमारे बहुत कम है। इसी प्रकार जो हमने री लिखा था, ऊपर री, ऋषि जल मात्रा, जो मात्रा लगाई जाती है, जो हम पहले यहाँ पे ऋषभ में लिख चुके हैं, इधर री लिख चुके हैं। जो री जो है ये संस्कृत में ही प्रयोग होता है, और ये संस्कृत के तत्सम शब्दों के लिए, ये अभी आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में जितने भी हमारे तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के जो भी शब्द होंगे, जब शब्दों के हम भेद पे आएंगे तब उस समय क्या होगा, उसमें आपको तत्सम, तद्भव, देश, विदेश कुछ शब्द करने होंगे। तो री वाले जितने भी शब्द आते हैं, जैसे कि कृपा लिखा हमने, या गृही लिखा, या हमने मातृ लिखा, ठीक है, तो ये वाले जो शब्द होते हैं वो किस श्रेणी के शब्द हैं, तत्सम के। मतलब री जो है वो किसके लिए प्रयोग होता है, हमेशा संस्कृत भाषा के लिए ही प्रयोग होता है। उसी प्रकार पलुत जो है वो स्वर जो है, वो पलुत जो स्वर है वो किसके लिए प्रयोग होता है, संस्कृत के शब्दों के लिए प्रयोग होता है। परंतु यहाँ पे हम री को इसमें नहीं रखेंगे। ये ऐसा मत कर देना कि मैंने अगर री जो बताया है आपको री को इसमें पलुत में डाल दो, ऐसा नहीं है। इसके लिए 3 मात्राओं का समय होना बहुत जरूरी है। पलुत की परिभाषा की बात करें, पलुत क्या होता है कि अगर ऋषभ में 1 मात्रा का समय है, दीर्घ में अगर 2 मात्राओं का समय है, तो पलुत में कितनी मात्राओं का समय लगेगा, 3 मात्राओं का। हम अगर मात्राओं की ही बात कर रहे हैं, वर्गीकरण जब हमारा मात्रा के आधार पे है तो हमें सिर्फ मात्रा पे ध्यान देना है। पलुत है, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, मतलब कि ऋषभ के बोलने में 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। अब कैसे, इसके लिए एग्जाम्पल जो होंगी वो, क्योंकि 11 स्वर जो थे वो तो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, अब इसमें कौन सी एग्जाम्पल आएगी। अब आप जैसे कि बाबा रामदेव को आपने देखा होगा योग करते हुए, जो ज़्यादातर बच्चे योग करते हैं, योगा वाले बच्चे एक उच्चारण करते हैं जब वो मुद्रा में बैठते हैं तब, किसका, ओम का। अब ओम का जो उच्चारण होता है वो किस प्रकार किया जाता है, एक लंबी सी हाक लेकर, जैसे कि ओम, इस प्रकार उसका उच्चारण किया जाता है। मतलब उसको बोलने में 3 गुना समय ज़्यादा लगता है। तो जब 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा, मतलब 3 मात्राओं का समय लग रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पलुत स्वर में आएगा। और ये जो अंदर जो एक साइन दिया गया है जहाँ पे 3 वाला सा, इस प्रकार का, ये जो इस प्रकार का एक साइन दिया गया है, वो साइन किसके लिए प्रयोग होता है, सिर्फ और सिर्फ पलुत स्वर के लिए ही प्रयोग होता है। और पलुत स्वर इसके अलावा कहाँ पे प्रयोग हो सकता है, मान लीजिए कोई गायकार गायकी में गीत गा रहा है, जब कोई सॉन्ग गा रहा है तो वो सॉन्ग गाते हुए लंबी लंबी हाँक लेता है, सा रे गा मा पा, ये वाले जब उच्चारण करता है तो वहाँ पर भी
अगर कोई व्यक्ति रो रहा है या कोई बच्चा रो रहा है तो रोते वक्त वो क्या करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, या कोई चिल्लाता है, या कोई किसी को हमने दूर से पुकारना हो कि मैं अगर किसी को पुकार रहा हूँ दूर से कि अरे ज़रा सुनना, तो वहाँ भी क्या है, पलुत स्वर का ही प्रयोग होता है। ये बहुत कम चांस होते हैं पेपर में आने के, सिर्फ 2 ही कैटेगरी आपके लिए बेस्ट इसमें पूछ सकते हैं। ऋषभ स्वर कौन से होते हैं, कितनी मात्राओं का समय लगता है, तो 1 मात्रा का समय। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, कितनी मात्राओं का समय लगता है, 2 मात्राओं का। साइन एस का है। अब हम बात कर रहे हैं साइन के ऊपर कि जो साइन है वो क्यों प्रयोग किए जाते हैं। एक हिंदी के अंदर छंद विधान होता है हमारा, छंद। अब आपको छंदों के बारे में वैसे नॉलेज देने का तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका टॉपिक ही नहीं है ये। जब आप मास्टरी कर लेते हो सब्जेक्ट के ऊपर, हिंदी में या किसी भी संस्कृत में करते हो, तो वहाँ पे आपको छंदों के बारे में जानकारी होगी। फिर भी आपके बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे आप लोगों ने हनुमान चालीसा सभी ने पढ़ी होगी। हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो उसमें जो उसका जो हमें एक रिदम मिला हुआ है, जो उसकी एक पोइट्री सी लिखी हुई है टोटली। जैसे शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ठीक है, ऐसे कुछ पंक्तियों से शुरुआत होती है और वो लास्ट तक लगभग ऐसी ही पंक्तियाँ। मतलब जो एक एक पंक्ति लिखी जाती थी, उस पंक्ति को क्या था, छंदों के विधान में लिखा जाता था। छंदों के विधान में कैसे, छंद का मतलब था मात्राओं के अंदर, जो छंद होते हैं वो मात्राओं के अंदर लिखे जाते थे। मतलब वो जो पंक्ति लिखी गई थी, श्री गुरु चरण सरोज रज, अगर ये पंक्ति लिखी गई है तो इस पंक्ति को लिखने का एक विधान, एक नियम बनाया गया था। वो नियम क्या था कि अगर उन्होंने कहा है कि इस पंक्ति में 11 मात्राएं हैं या 13 मात्राएं हैं कि आपको अगर ये पंक्ति लिखनी है तो इसमें 11 या 13 मात्राएं ही आनी चाहिए। अब वो मात्राएं काउंट कैसे होंगी, तो वो मात्राएं ऐसे काउंट करते थे कि अगर वहाँ पे अ की मात्रा है तो वहाँ पे क्या आएगा, ऋषभ, मतलब 1 मात्रा गिनी जाएगी। अगर वहाँ पे आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा है तो वहाँ पे 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल श्री लगाए यहाँ पे, तो बड़ी ई की मात्रा है तो कितनी आई, यहाँ पे 2 मात्राएं होगी। गुरु में छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे छोटा ऊ तो 1 मात्रा, यहाँ पर भी कौन सा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे 2 मात्राएं। तो इस प्रकार क्या है कि मात्राएं गिनी जाती थी उनमें। जब मात्राएं गिनी जाती थी तो मात्राएं गिनने का जो विधान था, तो इस वजह से इनको हमने साइन दिए थे। अगर वहाँ पे ऋषभ वर्ण है तो वहाँ पर आई, अगर वहाँ पे दीर्घ वर्ण है तो वहाँ पे एस का साइन प्रयोग होगा। और पलुत जो कि संस्कृत में होता है, बहुत कम चांस है हिंदी के अंदर वो आए। तो ये हमारा किसके आधार पे वर्गीकरण है, मात्राओं के आधार पे वर्गीकरण है। देखिए आपके ईटीटी के सिलेबस में ज़्यादा डेप्थ में इन चीज़ों को गहराई से नहीं दिया गया, तो ये 2 कैटेगरी हमने की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं। 2 कैटेगरी में पहले हमने सामान्य तौर पे की है और एक मात्रा के आधार पे की है। तो इन दोनों में जो चीज़ें हैं आपको वो बहुत अच्छे से पता लग चुकी हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इनमें आपको एक से एक चीज़ बताई जा सके। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आती है, तो बाकायदा हमारे ग्रुप्स में कभी भी उसके पीछे या फिर कोई भी कमेंट करके आप बता सकते हो, तो आपको उसको बाकायदा उसका सॉर्ट आउट मिल जाएगा। फिर भी क्वेश्चन जो हैं हमारे वो बेसिक से क्वेश्चन ही आएंगे। इस टॉपिक को करने के बाद हम एक छोटी सी अपनी टेस्ट की आपको टेस्ट भी मिलेगा करने के लिए। उसमें आपके एक जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे। तो होप सो कि आपको ये वाला टॉपिक आज बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। थैंक यू।